नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला एकेडमी पर मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अरावली के कुछ पॉइंट्स रह गए थे। फ्री क्लास की जो सीरीज है इसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश के और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। राजस्थान को हमने जो 4 भागों में बांटा था उसके बारे में हमारी चर्चाएं चल रही हैं, जहां से अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ये हमने देख लिया था, जिसमें से पहला जो भौतिक भाग था वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वो क्या था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में हमने देखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश को, जिसमें आज थोड़ी सी आपके पर्वत, चोटियां और दर्रे बाकी हैं। उनको कंप्लीट करवाने के बाद में हम चलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की तरफ। तो चलिए देखो, क्लियरली विजिबल है? हाँ जी, प्रॉपर विजिबल है, कोई समस्या तो नहीं है। चले देखो, तो अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियों की बात कर रहे हैं हम कि कौन कौन सी चोटियां हैं और कहां से क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं देख लो। सबसे पहले जिस जिले की मैं बात कर रहा हूं वो जिला है सिरोही। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखे हैं, सारे जिले लिख रखे हैं। सिरोही की पर्वत चोटी कौन सी है? अजमेर में कौन है? राजसमंद में, जयपुर में, सीकर में और अलवर में। आप क्या करना, इन सभी को एक बार मैप लेना और मैप में क्या कर देना, नोट डाउन कर देना, ताकि आपको समझ में आ जाए। और प्लेसिंग के द्वारा आप याद करो। हाँ जी, प्लेसिंग के द्वारा आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सिरोही में एक पर्वत है जिसका नाम है आबू पर्वत, और जिनको स्टार लगा रहा हूं वो आपको याद रखनी। भाकर कटकनुमा। आपसे पूछा जाएगा कि सिरोही से उदयपुर तक या सिरोही में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां या पर्वत चोटियां क्या कहलाती हैं, तो आप कहोगे भाकर। क्वेश्चन पूछा गया है भाकर से लेकर। नक्की झील कहां पर है? आप कहोगे सर सिरोही में ही है। नॉन रोक, टोड रोक, हॉर्न रोक और नंदी रोक। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि नॉन रोक, टोड रोक और हॉर्न रोक का संबंध किस जिले से है या किस भूभाग से है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश से है। जिला पूछा जाए तो आप बोलोगे सर सिरोही से। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम उदयपुर की। उदयपुर में एक पहाड़ी आती है जरगा, एक आती है रागा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है गिरवा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के उदयपुर में तस्तरीनुमा आकृति किसकी है? तो आप कहोगे गिरवा की। किसकी? गिरवा। उदयपुर की तहसील है ये। इसके बाद में गोगुंदा, बीछामेड़ा और जावर इत्यादि। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे ये पूछ ले कि जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप क्या कहोगे? देश हरो। क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पहाड़ी कौन सी है? ये जो पहाड़ी है इसका नाम है जरगा की पहाड़ी, जो कि उदयपुर में है। ये पहाड़ी है रागा पहाड़ी, जो दोनों की दोनों कहां पर है? उदयपुर में है। और एक बात याद रखना, ये जो जरगा पहाड़ी है, कौन सी? ये जो जरगा पहाड़ी है अरावली की राजस्थान में, सॉरी अरावली की उदयपुर में, अरावली की उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी, उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी, उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? आपको वैसे जरगा। ठीक है, याद रहेगा। ग्राम विकास अधिकारी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जरगा अरावली की उदयपुर में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उदयपुर में पूछा था तो आपका आंसर जरगा है। अन्यथा ये पूछता अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहोगे गुरु शिखर। क्या बताओगे? गुरु शिखर। ठीक है, चले आगे। जैसलमेर में आप देखोगे तो खमनोर, कुंभलगढ़, देवेर और बिजराल, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा या नदियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बनास नदी जो निकलती है उसका उद्गम स्थान है खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। कुंभलगढ़ में आप देखोगे तो भोमट का पठार है। दिवेर और बिजराल से आपकी कोठारी, खारी, डाई ये सारी नदियां निकलती हैं। इसके बाद में अजमेर में बात करें, नाग पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी याद रह जाए। ठीक है, टाटगढ़ को याद रखना
और तारागढ़ को याद रखना। ठीक है, तारागढ़ दो हैं, एक तारागढ़ बूंदी का दुर्ग है, एक तारागढ़ कहां पर है, बूंदी में है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो कहां की बात कर रहे हैं, अजमेर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे देखें, जयपुर में बात कर रहे हैं तो सेवर की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, ये जो बैराट की पहाड़ी है ये जयपुर में ना रह के अब कहां चली गई, कोटपुतली बहरोड में चली गई है, जहां से हम देखते हैं कि बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर आगे झालाना, मोती डूंगरी, चैनपुरा की पहाड़ी, चैनपुरा की पहाड़ी को आप अच्छे से याद रखोगे, जहां से ढूंढ अचरोल नदी निकलती है, अचरोल नदी जिसकी सहायक नदी ढूंढ है। आगे देखोगे मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये तो आपको अच्छे से याद भी होंगे। ठीक है, सीकर में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एक है हर्ष की पहाड़ी, कंफ्यूज मत हो जाना, यदि हर्ष के साथ में नाथ आएगा तो वो पहाड़ी कहां आ जाएगी, अलवर में आ जाएगी, जबकि हर्ष ही आए तो आपकी क्या आएगी, सीकर। ये हर्ष कौन है, जीण माता के भाई है। खंडेला आपको याद रहेगा। अब ये जो खंडेला की पहाड़ी है, ये खंडेला जो है अब कहां चला गया है, आप कहोगे सर नीम का थाना, कहां पर, नीम का थाना। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, 1055 मीटर की। इसके बाद में और देखो मालखेत और पालखेत की पहाड़ी, ये भी कहां पर है आपकी, सीकर में। इसके बाद में अलवर में हमने बात करी हर्षनाथ की पहाड़ी की, कर्णनाथ पहाड़ी की, और यहां पर ध्यान रखना उदयनाथ को इंपॉर्टेंट मार्क करना, कि उदयनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बताओ, कमेंट करके बताओ। साबी, दो ऑप्शन दे रहा हूं, साबी या रूपारेल, कमेंट करना इसको। ठीक है, और भूतिया किला भानगढ़ है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलें आगे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलो ठीक है जी, ओके। अरावली में और हम आगे बात कर रहे हैं, देखो अरावली के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। क्या देखते हैं, दर्रे देखते हैं। दर्रे को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इन्हीं दर्रे को इंग्लिश में पास कहा जाता है, और इन्हीं दर्रे को तिब्बत में ला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दर्रे को राजस्थानी भाषा में नाल कहा जाता है। समझ में आ रहा है, हाँ जी, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे राजस्थान में पहला जिले का नाम है जयपुर। जयपुर में कौन सा दर्रा या कौन सी नाल, तो आपको सर सांबर से हमें याद रहता ही रहता है, इसका मतलब जयपुर है। ठीक है, सांबर का मतलब जयपुर है। ठीक है, इसके बाद में अजमेर की बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर में सुराघाट, सुराघाट जो कि अजमेर और मेवाड़ को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अजमेर और मेवाड़ को जोड़ता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है परवेरिया, ये अजमेर और मसूदा को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अजमेर और मसूदा को। चलो इससे पहले एक चीज मैं बताता हूं कि आपसे कोई पूछे कि दर्रे क्या होते हैं, क्या दर्रे क्या होते हैं, तो आपसे ये कहा जाएगा कि दो पहाड़ों के मध्य, दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य में अत्यंत तंग रास्ता, अत्यंत तंग रास्ता जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, परिवहन के लिए किया जाता है, उसे दर्रे कहते हैं। उसे दर्रे कहते हैं या पास कहते हैं या नाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, एक बार लिख लो एक बार। दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य अत्यंत सकरा रास्ता, सकरा मतलब कंजेस्टेड, संकरा रास्ता जिसका उपयोग, सामान्य रूप से बता रहा हूं है ना, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, परिवहन के लिए किया जाता है। किसके लिए, परिवहन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, परिवहन के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, आपको सर दर्रे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दर्रे कहलाते हैं। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो आप फटाफट से डेफिनेशन को भी कॉपी कर लें, परिभाषा। ठीक है, हाँ जी, कोई समस्या, हाँ चलें आगे देखो।
फिर आता है पीपली दर्रा। देखो प से परवेरिया, प से पीपली, ये भी अजमेर और जोधपुर को ध्यान रखना, इन तीनों दर्रों को एक साथ याद रखना आप, जो कि अजमेर को जोधपुर से जोड़ रहे हैं, अजमेर को जोधपुर से जोड़ रहे हैं, अजमेर को जोधपुर से जोड़ रहे हैं। पीपली, कछवाली, उदावाली, कौन सा? पीपली, कछवाली और उदावाली, पीपली, कछवाली और उदावाली, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत अच्छा दर्रा और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा ये है आपका बड़दर्रा, जो कि अजमेर और पाली की सतह बॉर्डर पर है, अजमेर और पाली के बॉर्डर पर है बड़दर्रा। ये जो दर्रा है राजस्थान का सबसे व्यस्ततम दर्रा है, व्यस्ततम बोले तो बिजिएस्ट, कैसा? बिजिएस्ट, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम दर्रा या बिजी दर्रा कौन सा है? आप कहोगे सर बड़दर्रा, ठीक है। बर पाली और अजमेर में है, ठीक। चलें अगला देखें, पाली में एक दर्रा है जिसका नाम है देसूरी दर्रा। कौन सा दर्रा? देसूरी दर्रा, जो राजस्थान का सबसे संकरा दर्रा है। संकरा समझते हो क्या? कंजेस्टेड, कंजेस्टेड दर्रा, राजस्थान का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड दर्रा। बड़दर्रा के बारे में जो मैंने आपको फैक्ट बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम दर्रा, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है, NH 162 पर है। और इस NH में कौन कौन कहां से कहां तक निकलता है? 162 जयपुर जोधपुर राजमार्ग, ठीक है, जोधपुर जयपुर राजमार्ग। अगले दर्रा कहां पर है? तो आप कहोगे सर देसूरी में, तो देसूरी आ जाएगा आपके पाली में, चार भुजा आ जाएगा राजसमंद में, चार भुजा कहां आ जाएगा? राजसमंद में। तो इन दोनों में, पाली और राजसमंद के बीच में एक पगल्या दर्रा है और एक जीवला दर्रा है। कौन सा? पगल्या और जीवला दर्रा। बात करें राजसमंद की, किसकी बात करें? राजसमंद की। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहा, सोमेश्वर की नाल कहां पर है? दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, हाथीगुड़ा की नाल कहां पर है? और पर्यटन की दृष्टि से दो बढ़िया पॉइंट राजसमंद में, गोरम घाट और कामली घाट, ठीक है। मतलब राजसमंद में जितने भी दर्रे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये कामली घाट, गोरम घाट आप कभी जाएं तो घूमने लायक अच्छी जगह है। अब बात करते हैं उदयपुर की। देखो यदि आए हाथी के साथ में गुड़ भी आएगा तो राज हो जाएंगे हमारे, हाथी के साथ में गुड़ भी मिले तो हमें क्या हो जाएंगे? राज हो जाएंगे, तो राजसमंद। लेकिन केवल हाथी आए, केवल हाथी आए तो कुछ नहीं होगा, उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदय। कंफ्यूज मत होना, हाथी गुड़ा की नाल जब भी पूछे तो राजसमंद करना, जबकि हाथी नाल पूछे तो क्या करोगे? उदयपुर करोगे। इसके बाद में केवड़े की नाल, फुलवारी की नाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ढेबर नाल। इस ढेबर नाल को, ये जो ढेबर नाल है वो ढेबर झील के पास में है। कहाँ? ढेबर झील। अब ये जो ढेबर झील है ये किस डिस्ट्रिक्ट में चली गई है? सलूमर, हाँ या ना? ये सलूमर में गई है या नहीं? चलो ये बता दें, ये सलूमर में गई है या नहीं, ये बताओ। ये ढेबर झील वही है जिसे हम जयसमंद झील के नाम से जानते हैं, जयसिंह ने बनवाई थी, नाम है इसका जयसमंद, जयसमंद। इस झील में दो बड़े बड़े टापू, वैसे 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा जो टापू है वो है बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। बाबा का भाखड़ा और प्यारे, इससे 2 नहरें भी निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। कौन सी नहरें निकाली गई हैं? ये झीलों में आपको पढ़ाया जाएगा, श्यामपुरा एवं भाट नहर। आपसे पूछे कि जयसमंद झील जो है किसके, कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाई गई है? तो ध्यान रखना, जयसमंद और राजसमंद दोनों झीलें गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई हैं। कौन सी नदी के पानी को? गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई, ठीक है। और इसी का ही पुराना नाम क्या है? ढेबर नाल या ढेबर झील के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? फटाफट इस स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आगे बात करेंगे। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड। हम अब देखने वाले हैं
प्रमुख पठारों को, पठार क्या होते हैं कि सर ऐसी संरचना जो धरातल से तो कुछ ऊंची हो लेकिन ऊपर जाके लगभग लगभग समतल हो जाए, वो संरचना क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। यदि इसी संरचना को मैं थोड़ा सा तीव्र ढाल दे दूं या इसका जो शीर्ष है वो तिकोना दे दूं या शंकु के आकार का दे दूं तो उसको हम क्या देंगे, पर्वत। क्या बोल देंगे, पर्वत या पहाड़ी, पर्वत या पहाड़ी। और इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाए, फ्लैट कर दिया जाए तो इसको क्या बोल देंगे, मरुस्थल। क्या बोल देंगे, मरुस्थल। ठीक है, हम बात जो कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं, पठार की कर रहे हैं। तो अरावली के प्रमुख पठारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पठार है वो है आपके उड़िया का पठार, और ये सबसे राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ऊंचा पठार है, तो ऊंचा है तो ऊंचाई पूछी जाएगी कितनी, 1360। आपसे पूछा जाए कहां पर है तो आप बोलोगे सर सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। कहां पर, सिरोही में। ठीक है, पहला। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सर उड़िया का पठार है, 1360 मीटर की ऊंचाई है, 1360 मीटर की ऊंचाई है, और ये कहां पर है, सिरोही जिले में। किस जिले में, सिरोही जिले में। ओके, दूसरा जो पठार है वो है भौराट का पठार। कौन सा पठार, भौराट का पठार, जिसकी हाइट है 1225। ये है आपके राजसमंद से लेके उदयपुर तक। राजसमंद में भी जगह पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखना, कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा तक, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक। फिर अगला पठार है आबू का पठार। ध्यान रखना, यदि इन दोनों में ये ऑप्शन आएगा तो आबू का पठार सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि इसकी 1295 मीटर की लंबाई है, जबकि भौराट की कितनी है, 1225 है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। तो ये जो आबू का पठार है वो भी कहां होगा सर, सिरोही में। बस आबू के पठार को लेकर इतनी सी बात पूछी जाती है कि इंसेलबर्ग का उदाहरण कौन सा पठार है, तो आप कहोगे आबू का पठार। ठीक है, अब देखो अगला है मैसा का पठार। मैसा का पठार कहां पर है, पहली बात है कितना लंबा, मीटर ऊंचाई, सॉरी 620। ये है कहां पर, मैसा का पठार है सर चित्तौड़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में दो नदियां आती हैं, एक का नाम है बेड़च, एक का नाम है बेड़च, और दूसरे का नाम है गंभीरी। कौन सा, ये दो नदियां बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर एक पठार है। इस पठार का नाम क्या है, मैसा का पठार। कौन सा पठार, मैसा का पठार। ठीक है, आड़ावल पर्वत या आड़ावल का पठार, ये भी कहां पर है, बूंदी में पूछा गया है। ऊपर माल का पठार बिजोलिया से, बिजोलिया कहां आता है आपको सर, भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, ये रावत भाटा वाला एरिया है, चित्तौड़ तक जो पठार फैला हुआ उसे क्या कहते हैं, ऊपर माल का पठार कहते हैं। चलो मुझे कमेंट करके बताओ कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने और कब की, किसने और कब की। ठीक है, आ गया था क्रांस का पठार या कांकनवाड़ी का पठार, जो कि कहां पर है, अलवर है। और इसी क्रांस के पठार या कांकनवाड़ी के पठार के ऊपर या के सहारे एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसका नाम है सरिस्का। कौन सा, सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य के बाद में हम बात करें भूमठ की, जो है आपके उदयपुर और डूंगरपुर में। कहां पर, उदयपुर और डूंगरपुर में। अब आप होने लगे हो कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि सर भोराठ अलग है और भोमठ अलग है। अगली स्लाइड में पूरा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें बात कर रहे हैं लसाड़े का पठार, ये कहां पर आएगा, जयसमंद झील के आसपास। तो राज्य का सर्वाधिक कटाफटा पठार, ये ध्यान रखना, राज्य का सर्वाधिक कटाफटा पठार कौन सा है, तो आप कह दोगे लसाड़िया का पठार। किसका पठार, लसाड़िया का पठार। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानदेसर का पठार कहां पर है, तो आप क्या लिख दोगे, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर भौराट और भौमठ को मैं आपको समझाता हूं। भौराट और भौमठ को मैं समझाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो देखो मैं पहले आपको भौराट और भौमठ क्लियर कर देता हूं। हम जब मैप में देखते हैं तो यहां नीचे दिखता है एक तो उदयपुर,
क्या दिखता है? देखो सारी चीज याद करने की नहीं होती है, सिर्फ देख के काम चल जाता किसी से। उदयपुर से जैसे ऊपर जाओगे तो एक डिस्ट्रिक्ट दिखने को मिलता है हमें, तिलक के समान आकृति है, उसका नाम है राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद। अकाल राहत के दौरान राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना। उदयपुर के बाद में एक जिला मिलता है डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। अब मैं बात करूं उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी जिलों के बारे में, तो यहां से आपको मैं भौराट और भूमट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कैसे? आप सुनना। इस उदयपुर को कॉमन रखो। किसको? उदयपुर को कॉमन रखो, और इस राजसमंद और उदयपुर, इन दोनों के बीच में जो पठार पाया जाएगा उसे हम कहेंगे भौराट का पठार। किसका पठार? भौराट का पठार। जबकि उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में पाए जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो आप बता दो सर। भूमट। भूमट का पठार। आप सुनना, देखो और तरीका बताता हूं, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो यहां क्या दिख रहा है? रा दिख रहा है, और यहां क्या दिख रहा है? रा दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया। ऐसे याद नहीं हो रहा है तो हमारा गोली कोई दिक्कत नहीं। देखो उदयपुर को कॉमन रखा हमने, ये रहा उदयपुर। उदयपुर से ऊपर राजसमंद, उदयपुर से नीचे डूंगरपुर। उदयपुर से ऊपर जाओगे तो राठ मिलेगा, नीचे जाओगे तो मठ मिलेंगे। ऊपर राठ, नीचे मठ। ऊपर राठ, नीचे मठ। याद हुए क्या? तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि राजसमंद का स्थान पूछे तो राजसमंद में स्थान आ जाएगा आपके कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। और उदयपुर में पूछे तो उदयपुर में स्थान आ जाएगा गोगुंदा। कौन सा? गोगुंदा। गोगुंदा। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ये दो नदियां हैं, दिख रही हैं? हाँ सर, दिख तो रही हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? कौन 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 बताएगा? ये नदियों के अंदर पानी। ठीक है, ये जो नदियां हैं इनका नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इस नदी का नाम है बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। इस नदी का नाम है गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम स्थल पर या के स्थल पर एक पठार है। के संगम स्थल पर क्या है? एक पठार है। इस पठार को, ये रहा पठार, दिख रहा आपको? ये पठार है। इस पठार पर एक दुर्गों का सिरमौर कहा जाने वाला दुर्ग है। दुर्गों का सिरमौर कहा जाने वाला दुर्ग, और दुर्ग का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? ठीक है, तो आपसे एक बात क्लियर हो गई कि ये जो पठार है आपका, ये कौन सा पठार है? मैसाका पठार। ये कौन सा किला है? ये कौन सा किला है? आप कह दोगे सर चित्तौड़गढ़। क्लियर बात? अब और हम बात कर रहे हैं, ये जो नदी जहां से निकलती है वो है गोगुंदा। सॉरी, उदयपुर होते हुए निकलती है। तो यहाँ पर एक स्थान, एक जिला आता है आपका उदयपुर। उदयपुर के पास में ही एक झील आती है जयसमंद। कौन समंद? जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील के पास में एक आपको पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पठार देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा अभी हमने की। इस पठार का क्या नाम है? इस पठार का नाम है
लसाड़िया का पठार। किसका पठार? लसाड़िया का पठार। इस लसाड़िया का पठार को नदियों ने काट दिया है। क्या कर दिया है? इस तरह से काट दिया है। इसलिए इस लसाड़िया के पठार को कहते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार। ठीक है। इसके बाद में और हम बात करें किसकी? लसाड़िया हो गया, मैसा हो गया। ओके, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका हो गया हो तो इसका ले लो एक बार कि मैसा का पठार कहाँ है। हाँ जी, चलो चलें आगे। देखो, कल ये चोटियां मैंने आपको बता दी थी। ये तीनों चोटियां कहां पर हैं? ये तीनों चोटियां आपके ऊपर की तीनों सिरोही की हैं। गुरु से दिल लगा जरा, गुरु से दिल लगा जरा अचल। तो ये जो बीच वाली जो चोटी है वो उदयपुर में है। इसकी वजह से कहते हैं कि उदयपुर में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहता है? जरगा। ठीक है। बाकी आप टॉप 5 को देखो, 1 2 3 4 5 6, ये सब सिरोही की, सिर्फ बीच में उदयपुर की जरगा आती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो चोटियां और एक बार अच्छे से देख लेना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, चलो अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैसा कि हमने देखा था कि ठीक है, हमारे राजस्थान में भौतिक भागों में कितने, भौतिक प्रदेशों में कितने बांटा? तो आपको होगी सर 4 में। पहला था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा सर अभी पढ़ के आए अरावली। पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्व में होने की वजह से इसका नाम है पूर्वी। मैदान, नदियों द्वारा मैदान का निर्माण कर दिया गया है, इसलिए इसको मैदानी, और एक निश्चित भूभाग होने की वजह से इसका क्या नाम हो गया? प्रदेश। ठीक है, तो पूर्व में मैदानी प्रदेश होने की वजह से या मैदानी भाग होने की वजह से इसका नाम हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाँ जी, ठीक है। ओके, अब सुनना, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया कि नदियों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हो रहा है? नदियों से निर्मित। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नदियों से निर्मित राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग है, तो आप क्या कहोगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, यदि नदियों से बन रहा है, ये किससे बन रहा है? नदियों से बन रहा है। तो नदियां हमेशा जब पानी लेके आती है, नया पानी, तो उसमें किसकी मात्रा अधिक रहती है? आप कहोगे सर उसमें फर्टिलिटी अच्छी रहती है, मतलब उपजाऊपन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? उपजाऊपन अधिक होता है। नदियां आएगी, पुरानी मिट्टी को लेके चली जाएगी, नई मिट्टी आ जाएगी, तो उसका उपजाऊपन ज्यादा होता है। अब आप सर ने एक कहा कि नदियां आएगी और पुरानी मिट्टी को लेके चली जाएगी। अब इस नई मिट्टी ने पुरानी मिट्टी के ऊपर एक रजाई ओढ़ ली, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही क्या? मतलब इसने क्या किया कि यहां से पानी आ रहा था और पानी इस तरह से आया, पुरानी को तो आगे लेके चला गया और नई जो मिट्टी है वो यहाँ पर जमी रह गई। जो पुरानी मृदा थी वो कम फर्टाइल थी, कम उपजाऊ थी, लेकिन अभी जो नई मृदा आई है वो ज्यादा उपजाऊ होगी या नहीं? आपको यहाँ से होगी। इसलिए जल ने इसको ओढ़ लिया है, इसकी वजह से इस मृदा का नाम होता है जलोढ़ मृदा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मैदानी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप कहोगे सर जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। इसी मृदा को हम कच्छारी मृदा के नाम से भी जानते हैं।
कैसी मृदा? कछारी मृदा। अब देखो उपजाऊपन ज्यादा है तो खेती भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल होगी। तो ध्यान रखना कृषि की दृष्टि से या फसलों की दृष्टि से, किसकी? कृषि बोल दूं या मैं बोल दूं फसलों की दृष्टि से ये प्रदेश धनी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? धनी। अच्छी खासी फसल पैदा होती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में सारी फसलें लगभग अच्छी होती हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करूं खनिजों की। अब आप कहोगे सर खनिज कैसे? तो मैं बता दूं आपको कि खनिज वहां होंगे जहां पर्वत होंगे, चोटियां होंगी। यहां पर पर्वत हैं क्या? नहीं है सर। नदियों द्वारा बनाया गया है, मतलब मैदानी मैदान है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाग किसका है, तो यहाँ पर भाग भी लिखवा देता हूँ, पहले बता भी दिया था मैंने। ये जो भाग है वो टेथिस सागर का भाग है। किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग। ठीक है, अब सुनो, लेकिन ये बनाया किसके द्वारा है? नदियों द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? नदियों के द्वारा। ये जो टेथिस सागर का भाग है, नदियां हैं, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए सर? मैदान होने चाहिए, और हैं भी सही। अब मैदान है तो सर पर्वत होना पॉसिबल नहीं होगा, पर्वत पॉसिबल नहीं होंगे। पर्वत नहीं होंगे तो सर खनिज भी नहीं होंगे। इसलिए खनिजों की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश को निर्धन कहा जाता है, निर्धन प्रदेश कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? निर्धन। फसलें तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते? खनिज नहीं पाए जाते। इसकी वजह से इसको खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश के नाम से पूर्वी मैदानी प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, फटाफट इसको देख लो ताकि इसको मैं व्यवस्थित रूप से आपको लिखवा सकूं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है, अगला देखो। अब मैं थोड़ी सी और फैक्चुअल डेटा की बात करूं तो हमारा ये क्या है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में जिस भूभाग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? आप कहोगे सर पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका पूरे राजस्थान की बात करें, यदि राजस्थान को मैं पूरे को 100% क्षेत्रफल मानूं तो हमने यहां देखा था कि ये तो पश्चिम अरुणाचल प्रदेश 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में दूसरा हमने देखा था अरावली को। किसको देखा था? अरावली को। तो आप कहोगे सर लगभग 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है और 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 23.3 लगभग 23 ही मान लो, 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये क्या है इसका क्षेत्रफल? 23.3% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, जबकि यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो है आपके 39%। क्या? 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो बारिश होती है, कहाँ पर? यहाँ पर होती है 0 से, क्लियर दिख रहा है क्या ये? हाँ ठीक है दिख रहा है। 0 से 50 सेंटीमीटर तक पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश होती है कहां से कहां तक होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर तक। और अरावली में आप कह दोगे सर 50 से 80 सेंटीमीटर तक। 50 से 80 सेंटीमीटर तक, 0 से 25, ओके ठीक है। 50 से 80, लगभग इसी रेंज में 60 से 80 कह दो या 50 से 80 कह दो, इसी रेंज में यहाँ पर बारिश होती है। क्या होती है? आपको सर वर्षा होती है। वर्षा के बाद में और हम बात करें तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, क्या पाई जाती है?
वनस्पति, बारिश होगी तो वनस्पति उगेगी, आप कहोगे हाँ सर उगेगी। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो मानसून पर आधारित होने की वजह से इसको कहते हैं मानसूनी पतझड़ वनस्पति, मानसूनी पतझड़ वनस्पति, या इसे हम कह सकते हैं मिश्रित वनस्पति। कैसी वनस्पति? मिश्रित वनस्पति। ठीक है, यहाँ पर यहाँ की हवा पानी कैसा होगा, मतलब जलवायु कैसी होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ की जो जलवायु है, पहले यहाँ की देख लो। यहाँ पर कौन कौन सी बताई थी मैंने? यहाँ पर बताई थी शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क। इस पार्ट में बताई थी उपाद्र। ये पार्ट में क्या आ जाएगी? आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु। और लास्ट में हाड़ौती वाला जो प्रदेश है उसमें अति आर्द्र। तो बातें क्लियर हुई क्या? पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है 23%, जनसंख्या रह रही है 39%, वर्षा हो रही है 50 से 80 कह दो या 60 से 80 कह दो, वनस्पति पाई जाती है मानसूनी या पतझड़ वनस्पति, जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी? मृदा पाई जाएगी। वो कैसी पाई जाएगी? आप कहोगे सर भूरी मृदा पाई जाएगी, या मैं कह दूं जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कैसी मृदा? जलोढ़। जलोढ़ को क्या कहते हैं हम? कच्छारी या रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर और आप कहोगे कि सर वैज्ञानिक नाम बताओ मृदा का, तो मृदा का वैज्ञानिक नाम जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है आपको, अल्फीसॉल। अल्फीसॉल। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आपको पता चल गया कि पूरी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानसूनी, वर्षा, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब आपकी यहाँ की बात करें फसलों, इस पे कृषि पर, किस पर बात करें? कृषि पर। ये मैदानी प्रदेश कृषि की दृष्टि से, फसलों की दृष्टि से कैसा प्रदेश है? धनी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? धनी प्रदेश है। लेकिन खनिजों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? खनिजों की दृष्टि से ये गरीब या निर्धन की श्रेणी में आता है। गरीब या निर्धन की श्रेणी में आता है। बात करें हम फसलों की, तो यहाँ पर फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं होता है, सरसों होता है, मतलब लगभग सारी सब्जियां होती हैं, और सारी फसलें। इसके साथ साथ में सब्जियां भी होती हैं, हरी सब्जियां। ठीक है, फटाफट से एक बार इसको देख लो। ये सारी बातें किसके बारे में हो गई है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब देखो, और आपको मैं बताना भूल गया था कि आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए कि सर ऐसा का ऐसा हमें मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक्षशिला एकेडमी उदयपुर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पेलिंग तक्षशिला की ये वाली लिखना, तक्षशिला एकेडमी उदयपुर। आपको लोगो दिख जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ, जितनी भी क्लासेस होती है उनकी सारी पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो, लाइक मार दो, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।